हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आप सभी का अपना चैनल स्टडी फॉर नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। देश विदेश से वे सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस इत्यादि जैसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप हमारे चैनल स्टडी फॉर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन इन जापान एंड फिलीपींस। जापान और फिलीपींस में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हरिकेन, दूसरा है ट्विस्टर, द थर्ड वन इज व्हिरलपूल एंड तो बताइए इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन हरिकेन, दूसरा ट्विस्टर है, थर्ड व्हिरलपूल एंड फोर्थ इज टाइफून। देखिए, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारा टाइफून है। ठीक है, ठीक है। हमारे इस साइक्लोन को जापान और फिलीपींस में किस नाम से बोलते हैं? तो इसे टाइफून के नाम से बोलते हैं। चलिए हम आपको मैप में दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैप बहुत जरूरी है। अगर आप मैप देख के याद करेंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगा। देखिए, ये हमारा पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे हमारा क्या है? जापान। आप इस एरो के पास देखिए, ये हमारा कहाँ है? ये जापान है आपका। ठीक है, और ये रहा आपका फिलीपींस। तो इस इलाके में साइक्लोन को क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या बोलते हैं? आपको टाइफून बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंडियन ओशियन की तरफ। ये देखिए हमारा प्यारा इंडिया और ये नीचे रहा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन और इधर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, जो नीचे का इलाका है, इधर हम क्या बोलते हैं? इसको साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, और जब हम आ जाते हैं किस तरफ? आपका आ जाते हैं हम किधर? नॉर्थ अमेरिका। जैसे आपका ये क्या है? ये कैरिबियन सी, जहाँ पे आपका क्या है? वेस्ट इंडीज है। एंड एक यहाँ पे स्टेट है अमेरिका का जिसको हम फ्लोरिडा के नाम से जानते हैं। ये तो हम यहाँ के आसपास के इलाके में साइक्लोन किस नाम से जानते हैं? हम यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? हरिकेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास ही आपका क्या है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा, छोटे छोटे आइलैंड का एक पूरा ग्रुप है ना, वेस्ट इंडीज। आप क्रिकेट देखते हो तो आपको मालूम होगा, है ना, वेस्ट इंडीज एक ग्रुप है। एंड अगेन तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे हरिकेन बोलते हैं जो अमेरिका के पास है। इंडिया के पास साइक्लोन बोलते हैं और जापान फिलीपींस के पास क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइफून। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। ऑप्शन है आपके पास मेक्स इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। देखिए इसके आगे क्या आएगा? ठीक है, लिखा हुआ द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी के बाद ये मतलब कि अगर पैरेलल इकोनॉमी कहीं पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है मेक्स इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। क्या वो इकोनॉमी को मोर कॉम्पिटिटिव बनाएगा? दूसरा है मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव, मतलब जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है क्या उसको कमजोर करेगा। द थर्ड ऑप्शन है इंश्योर्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्या वह सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इनकम और वेल्थ का, क्या ये इंश्योर करेगा। एंड द लास्ट वन इज इंश्योर्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, या वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा। देखिए पहले आपको ये समझना होगा कि पैरेलल इकोनॉमी होता क्या है। देखिए पैरेलल इकोनॉमी को हम ब्लैक मनी के भी नाम से जानते हैं और हम इसको इलीगल मनी के नाम से जानते हैं। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर किसी देश में ब्लैक मनी अधिक हो रहा है ना, इलीगल मनी अधिक है, तो क्या होगा? वहाँ पर तो इकोनॉमी तो आपका अधिक कॉम्पिटिटिव हो नहीं सकता है, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं इनकम एंड वेल्थ का, और वहाँ पे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट सही तरीके से इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। समझ में आ रहा है कि आपको क्या करेगा? वहाँ पर जो उसका मॉनेटरी पॉलिसीज है उसको क्या करेगा? उसको इफेक्ट करेगा, है ना, उसको लेस इफेक्टिव बना देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? द सेकंड वन, दिस वन इज, है ना, आपका क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं ये सब पिछले साल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी वर द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए किस 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था? गरीबी हटाओ एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रोलिंग प्लान, द सेकंड ऑप्शन इज फोर्थ 5 ईयर प्लान, द थर्ड वन इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए अगर आप इकोनॉमी पढ़े होंगे और इसलिए आपको याद भी होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी है। ठीक है, आपको इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी का एक्चुअली मेन बेसिक किन के आधार पर तैयार हुआ है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी प्लानिंग है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया वो कहाँ से लिया गया है?
यूएसएसआर, रशिया नहीं है, आप गलती से भी रशिया टिक नहीं कीजिएगा, क्या टिक करना है, यूएसएसआर। उसमें यूएसएसआर क्या हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ से लिया था, यूएसएसआर से लिया था। और पहली बार हमारे देश के इकोनॉमी के बारे में कहीं पर अगर डिस्कस किया गया था तो वो एक बुक, और वो बुक किनके द्वारा लिखा गया था, एम विश्वेश्वरैया के नाम से, है ना। एम सॉरी, मैं इसका नाम से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एम विश्वेश्वरैया के नाम से, है ना। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनके बुक में, है ना, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में लिखा गया था, है ना। और आपको ये भी जानना होगा कि हमारा क्या है, ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से नहीं है ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन एक तरह से क्या है, ये एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ना। ये आपका सिर्फ एडवाइजरी करता है ना कि आपको ये करना चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे आपको इस चीज़ में एक तरह से जैसे अभी नीति आयोग है ना, प्लानिंग का जो प्लानिंग कमीशन होते थे उनको हटा कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। जब हमारा 2014 में जब बीजेपी की जब सरकार बनी सेंट्रल में, तब भी किया गया, ठीक है। पहली बार अगर 5 ईयर प्लान, देखिए मैं आपको पहले बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बाद मान लो अगर आज मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको अभी आंसर बता देता हूँ तो मान लो आपको आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो अगर आपको मैं बेसिक्स बताता हूँ तो आपको हर चीज़ याद रहेगा, ठीक है। तो आप पहले ये समझो कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में पहली बार ये क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इसका एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको पहले सुना देता हूँ। क्या है कि 1962 में हमारा चाइना से लड़ाई हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 1965 में हमारा फिर लड़ाई हुआ था, किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। तो 2 लड़ाई, वो भी विद इन 3 ईयर, है ना, हमारे देश को क्या कर दिया था, इकोनॉमी पूरा डाउन कर दिया था, ठीक है। बहुत गरीबी आ गई थी, स्टेबिलिटी मतलब ग्रोथ नहीं, मतलब जो हमारा जो ग्रोथ था वो सही तरह स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था ना, अनबैलेंस था, मतलब ग्रोथ हो नहीं पा रहा था। तो इन्हीं 2 मुद्दों पर अब आपको मालूम है ना कि जब ऐसा होगा तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर 51 से शुरू हुआ है तो 51 में फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, 56 में नेक्स्ट वन, 61 में अगेन थर्ड वन, एंड 65 में आपका क्या होगा, फिर से नेक्स्ट वन चलेगा। तो बेसिकली आपका क्या था कि जो अब देखिए बीच में कुछ आपका क्या होता है, प्लान इकोनॉमी, मतलब एक तरह से कहते हैं हॉलीडे इकोनॉमी से रहता है, क्योंकि क्या हुआ था बीच में बहुत बार सरकार चेंज हुआ था। तो जो भी होगा इसके बाद ही होगा। तो नेक्स्ट जो आपका ईयर प्लान था 4th 5 ईयर प्लान, है ना, और जो 5th 5 ईयर प्लान जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी थे, है ना। तो इंदिरा गांधी थी उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो 1969 1974 में आपका 4th 5 ईयर प्लान लागू किया गया था, एंड 5th 5 ईयर प्लान 1974-79। देखिए दोनों में हमारा इस चीज़ जो ऑब्जेक्टिव है, गरीबी हटाओ एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे दोनों 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों सही होगा, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान आल्सो एंड द 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखिए स्टोरी से आप समझिएगा, रीजन समझिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन। हमारा जो फाइनेंस कमीशन है ये किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, दूसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, द थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, एंड द फोर्थ वन इज नो ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आपको पहले ये समझना है कि फाइनेंस कमीशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखिए फाइनेंस कमीशन का काम मेनली क्या रहता है कि वो टैक्सेस को डिवाइड करे बिटवीन यूनियन एंड व्हाट, स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में मेनली जो इनका काम होता है ये टैक्सेस को डिवाइड करना होता है। सो बेसिकली ये क्या होगा, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कैसा इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम क्या रहता है, टैक्सेस को डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड अंडर द रिजर्व एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष किया गया। द फर्स्ट वन ऑप्शन इज 1960, द सेकेंड वन इज 1935, द थर्ड वन इज 1947 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1962। बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया। चलिए बताते हैं आपको। 1935 द 1 अप्रैल, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, फूल्स डे, है ना। खैर वो तो खैर बात हटाइए, आपको ऐसी याद दिलाने को बता रहा हूँ। लेकिन इसका कब हुआ था, द 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ठीक है, आरबीआई का क्या किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इन 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, 1962 हमने चाइना से लड़ाई लड़ा था, 1960 है, कुछ खास नहीं है ना, सिंपल है। चलिए अगला आते हैं कारगिल विजय दिवस। देखिए आज बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है ना। आज ही के दिन है ना, हमने क्या किया था, कारगिल पे विजय हमने मतलब कि हमने पाई थी। तो क्या हुआ था, पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट थे उन्होंने आगे क्या कर दिया था, 1999 में कारगिल वॉर है ना हो गया था। तो बेसिकली आज ही की दिन, तो आज हमारा डेट क्या है, आज हमारा डेट क्या है बताइए, 26 जुलाई, ठीक है। तो 26 जुलाई को हम क्या करते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं 26 जुलाई को। और 27 जुलाई को क्या मनाते हैं, सोचिए, सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे होता है 27 जुलाई को, ठीक है। तो 7 दिसंबर क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। फिर ध्यान सुनिएगा, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम किस दिन मनाते हैं, द 7 दिसंबर। और जो आपका 11 जुलाई है, इस दिन हम मनाते हैं क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जुलाई। और आप ये देख सकते हैं, जब हमने है ना कारगिल पे हमने विजय पाई थी तब का ये फोटो है, आप देख सकते हैं ना। तो हमारे वीर देश के जवान है ना, बहुत सारे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आपको नाम मालूम भी होगा, बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर कौन है, बताइए। अभी बहुत ही करेंट टॉपिक है। देखिए अभी कुछ देखिए, मैं आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चन डाला हूँ, हर चीज़ से, करेंट से भी है, हिस्ट्री से भी है ना, ज्योग्राफी से भी है, इकोनॉमिक्स से, आपको सिविक्स से भी है। बहुत मतलब आपको इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, या पहले पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछेंगे, पर 100% पूछे जाएंगे। और करंट के भी है, तो आप बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए। तो ऑप्शन आपके पास है सत्यपाल मलिक, कैलाश मिश्रा, जगदीप धनखड़, लालजी टंडन। तो बताइए इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपके जो सत्यपाल मलिक है, फर्स्ट ऑप्शन, ये कहाँ के गवर्नर है, ये गवर्नर हमारे कहाँ के अभी गोवा के हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज का डेट क्या है, 26 जुलाई। 26 जुलाई को गोवा गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। कैलाश मिश्रा है राजस्थान के, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जगदीप धनखड़ कोलकाता के हैं। एंड लालजी टंडन कहाँ के हैं, लालजी टंडन है नहीं, थे मध्य प्रदेश के गवर्नर, पर अब वो नहीं रहे। 21 जुलाई को उनका क्या हो गया, देहांत हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिलहाल का ही क्वेश्चन है, आज का ही क्वेश्चन है, करंट है कि रिसेंटली सैफरन गेट्स जीआई टैग, ठीक है, फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बिलोंग्स टू विच स्टेट। जो सैफरन है, जिसको है ना कल ही क्या हुआ है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो जो ये इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करता है ना, जो सैफरन है, किस राज्य के द्वारा है ना इसको प्रोड्यूस किया जाता है मेनली, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, द सेकेंड वन इज जम्मू कश्मीर, असम, एंड द लास्ट वन इज उत्तराखंड, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू आंसर बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ऐसा होता है सैफरन, ठीक है, ऐसा होता है आपका सैफरन। और सैफरन का बहुत जगह काम है, ठीक है। आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी रख दिया हूँ, जैसे क्या कि आपको वो मूड को इम्प्रूव करता है ना, और आपके जो डिप्रेसिव जो सिम्टम्स होते हैं उसको सही तरह से क्योर करता है। कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, है ना, कैंसर से लड़ने वाली कुछ गुण है ना। आपके पीएमएस सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं ना, आपके वेट लॉस करता है, ठीक है। और इजी टू ऐड टू योर डाइट, अपने खाने में इसको आराम से इसको है ना ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने ऑप्शन कौन सा सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द फोल्क डांस लौनी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, है ना, विद द स्टेट ऑफ। द फर्स्ट ऑप्शन इज पंजाब, द नेक्स्ट वन इज झारखंड, द थर्ड वन इज महाराष्ट्र, एंड फोर्थ वन इज राजस्थान, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको, है ना, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा कि लवनी कहाँ का किस स्टेट का डांस है, ये महाराष्ट्र का डांस है, ठीक है। लवनी कहाँ का डांस है, महाराष्ट्र का डांस है। आप यहाँ पे देखिए, है ना, ये महाराष्ट्र डांस आपने जरूर कहीं ना कहीं मूवी में देखा होगा, ठीक है। तो कहाँ का है, इसी टाइप का डांस को क्या बोलते हैं, लवनी डांस बोलते हैं। ये फोल्क डांस है महाराष्ट्र का। पंजाब का तो आपको मालूम ही होगा, भांगड़ा, है ना, मूवी में आपको हर जगह दिखता होगा भांगड़ा। एंड झारखंड में आपका क्या है, संथाली है। राजस्थान में घूमर, है ना, दीपिका पादुकोण वाला, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फाउट। किस दिन
है ना, मतलब किस ईयर प्रथम तराइन, है ना, तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने 1526, दूसरा ऑप्शन है 1191, द थर्ड वन इज 1192 एंड द फोर्थ वन इज 1556। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, आपको हम शुरू से बताते चलते हैं कि 1526 में एक्चुअली क्या हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी, समझ में आ रहा है आपको आ रहा है? हल्दी घाटी का पहला लड़ाई 1526 में लड़ा गया था, ठीक है, और दूसरा लड़ाई 1556 में, ठीक है। ये 1526 में जो आपका हल्दी घाटी का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। एंड द सेकंड वन इज 1556 में सेकंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें क्या हुआ था? इसमें अगेन क्या हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें कौन हारा था? आपका हेमू हार गया था, है ना, और अकबर जीत गया था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। आते हैं तराइन युद्ध पर। 1191 में पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फाउट 1191 और सेकंड तराइन का युद्ध किस में लड़ा गया था? 1192। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 1191 में किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। तो क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था फर्स्ट बैटल में, लेकिन सेकंड बैटल में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने, है ना, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था सेकंड बैटल में। एक्चुअली, है ना, बहुत ही ये पॉलिटिक्स था, है ना, कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी था, है ना, धोखे से उनके कुछ आदमी को अपने में मिला दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है कि हु डेवलप द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, किन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम किया था? किन्होंने डेवलप किया था? आपके सामने ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, द सेकंड वन इज फ्लेमिंग, द थर्ड वन इज कार्ल लिनस एंड द फोर्थ वन इज एरिस्टोटल, ठीक है। बताइए कौन था? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन द थर्ड वन इज दैट इज द कार्ल लिनस, ये आपका ऑप्शन सही है। जिन्होंने क्या किया था? टैक्सोनॉमी, है ना, इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं कि टैक्सोनॉमी के इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब कि खोजा था, मतलब नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम आपके कार्ल लिनस ने किया था। इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। जो कार्ल लिनस है, इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो रॉबर्ट हुक है, अगर आपको ध्यान होगा तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ, तो ये हुक्स लॉ इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो इन्होंने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में खोज किया था। ये फ्लेमिंग है, जिन्होंने क्या किया था? पेंसिलिन के बारे में खोज किया था, ठीक है, पेंसिलिन के बारे में खोज किया था। और ये जो आपके अरिस्टोटल साहब हैं, अरिस्टोटल ने क्या किया था? इनको क्या कहते हैं? इनको जूलॉजी के फादर एंड बायोलॉजी के भी फादर बोलते हैं, ठीक है। और बोटेनी के फादर किनको बोलते हैं? बोटेनी मतलब जो प्लांट से रिलेटेड होता है वो बोलते हैं थियोफ्रास्टस को, और जो जूलॉजी होता है, जो जानवर और बायोलॉजी होता है, वो किसके, मतलब कि उनके फादर कौन है? अरिस्टोटल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम। देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम क्या होगा। केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज 523 कैलोरी पर ग्राम, द नेक्स्ट वन इज 536, द थर्ड वन इज 622 एंड द लास्ट वन इज 248। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 536 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम क्या होगा? 536 कैलोरी पर ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आपको इन 20 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो फिलहाल चल रहा है ना, तो आपको सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करंट न्यूज है उनमें से मोस्टली कहीं ना कहीं से लिंक करके आप क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन है चबहार पोर्ट किस कंट्री से लिंक करता है ना, मतलब चबहार पोर्ट कहाँ पर है, किस कंट्री में है? तो फर्स्ट ऑप्शन अफगानिस्तान, सेकंड वन इज श्रीलंका, थर्ड वन इज ईरान एंड फोर्थ वन इज चाइना। बताइए कहाँ पर है? जी, ईरान ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ईरान में ही आपका चबहार पोर्ट है, जिसमें क्या कर रखा है? इंडिया ने, दोनों ने साइन किया है। एक्चुअली इंडिया नहीं, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान तीनों ने साइन किया है, जिसमें हम क्या करेंगे? बताइए हम क्या करेंगे? इसमें हम अरेबियन सी के थ्रू होते हुए ईरान में, ठीक है, ईरान से मतलब ईरान से 800 किलोमीटर लंबा हम एक रेल नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं। कहाँ तक? अफगानिस्तान तक, ताकि हमारा क्या हो, ट्रेड हमारा आसान हो सके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा चबहार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नेम द डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। गाड़ियों द्वारा, है ना, कि आप जो डिस्टेंस को जो मेजर करता है ना, कि कितना किलोमीटर, जैसे आप अपने बाइक पे देखेंगे, है ना, कि बताता है कितना किलोमीटर चले, 11,000 12,000 जो भी है ना, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज ओडोमीटर, द सेकेंड वन इज फेरोमीटर, थर्ड वन इज बैरोमीटर एंड द फोर्थ वन इज द थर्ड वन इज
मीटर एंड द फोर्थ वन इज बैरोमीटर। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ओबियसली आपका स्पीडोमीटर हो, स्पीडोमीटर कर रहे हैं, सॉरी स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर शो करता है, डिस्प्ले करता है ना, वो मेजर नहीं करता। मेजर कौन करता है? ओडोमीटर, ठीक है। स्फेरोमीटर क्या करता है? देखिए स्फेरोमीटर का काम क्या रहता है, जो स्फेयर होता है ना, जैसे आप समझिए कि जो चश्मा बनाने वाले होते हैं ना ऑप्टिशियन, तो बेसिकली इस स्फेरोमीटर का यूज करते हैं ना। ये अगर आप लैब में यूज किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, फिजिक्स लैब है ना, वहाँ पर ये आपका रहता है स्फेरोमीटर। एंड मीटर का काम क्या होता है तो आप जानते ही हैं, भली बात है, आप 12th में पढ़े होंगे। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। एंड बैरोमीटर क्या करता है बताइए आप? कुछ नहीं, बस मेजर करता है क्या? एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर को मेजर करता है ये बैरोमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, जो व्हीकल द्वारा ट्रैवल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी? गोदावरी, इंडस, तापी एंड नर्मदा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर आपको जीके याद करना है सही से, देखिए जीके उतना वास्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप सही से देखें तो मतलब जितना आपसे पूछा जाता है सिलेबस में उतना वास्ट नहीं है। बस आपको कुछ कुछ छोटा छोटा टेक्निकली काम करना है। जैसे अगर आप इंडिया का मैप याद रख लेंगे तो आपको हर चीज़ ध्यान होगा। इंडिया के मैप में कौन कहाँ है, पॉलिटिकल मैप आपको पूरा याद रखना होगा, है ना, मतलब वर्ल्ड का मैप पूरा आपको याद रखना है, इंडिया का मैप पूरा याद रखना है। तो अगर आप मैप के थ्रू हर चीज़ याद करते चलेंगे आपके लिए बहुत ही सारी चीज़ आसान हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन था नर्मदा। ये देखिए नर्मदा नदी देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर नर्मदा लिखा हुआ है, हमारे एरो के पास देखिए नर्मदा लिखा हुआ है। ये कहाँ जा गिर रहा है? अरेबियन सी में गिर रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन था तापी। नर्मदा के एकदम जस्ट नीचे देखिए, है ना, ये यहाँ पर तापी है, ये भी जा कहाँ गिर रहा है? आपका अरेबियन सी में गिर रहा है। लेकिन गोदावरी देखिए, ठीक है, वेस्टर्न घाट के, है ना, ईस्ट की तरफ से निकल रहा है ना, यहाँ पीछे में पहाड़ है और इधर से निकलते हुए कहाँ जाके गिरता है? ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। एंड द लास्ट ऑप्शन आपका क्या था? तापी, ठीक है। ये देखिए सॉरी तापी हो गया। एंड द लास्ट ऑप्शन था क्या आपका? इंडस। ये देखिए मानसरोवर लेक से होते हुए ऊपर लद्दाख से होते हुए क्या होता है? पाकिस्तान होते हुए इंडस सॉरी अरेबियन सी में गिर जाता है। तो आपके तीन नदी कहाँ गिर रहे हैं जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं? गोदावरी, गोदावरी करें, तापी अरेबियन सी, नर्मदा अरेबियन सी, इंडस अरेबियन सी। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है जो गोदावरी, जो कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बे ऑफ बंगाल में। सॉरी कौन सा ऐसा नदी है जो अरेबियन सी में नहीं गिरता है? दैट इज योर गोदावरी, ठीक है, जिसको हम दक्षिण की गंगा ही बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये पिछले ही मैंने वीडियो में बताया था, आई होप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्वेश्चन का जवाब दे देंगे कि इंदिरा पॉइंट को हम किस एक और नाम से जानते हैं? ऑप्शन इज बारसात पॉइंट, सेकंड वन इज पिरामिडल, द थर्ड वन इज पार्सल्स एंड द फोर्थ वन इज पिगमैलियन। बताइए चारों में से किस पॉइंट के नाम से हम इंदिरा पॉइंट को जानते हैं? अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर ध्यान होगा। पिगमैलियन पॉइंट देखिए, इंडिया का अगर हम मेन लैंड की बात करें तो जो सबसे सदर्न टिप है ना, उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो उस इंडिया में क्या आता है? हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आ जाता है। तो क्या होता है? कन्याकुमारी से और थोड़ा सा क्या है, इक्वेटर की तरफ है ना, नीचे में है। तो उसके अनुसार हमारा सबसे जो पॉइंट हो जाता है हमारा कौन सा हो जाता है? पिगमेलियन पॉइंट हो जाता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द 38th पैरेलल जो नॉर्थ है, ध्यान रखिएगा मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। द 38th पैरेलल नॉर्थ एक बाउंड्री लैंड है, किन दो देशों के बीच में है? 38th पैरेलल बाउंड्री लैंड किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन है जर्मनी एंड बेल्जियम, द सेकंड वन इज ईरान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सूडान एंड इजिप्ट। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? देखिए नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्या होता है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया कंट्री के जस्ट बीचों बीच में क्या है? द 38th पैरेलल नॉर्थ बाउंड्री लाई करता है, ठीक है। ये इनका बाउंड्री है। जिस तरह हम लोग का क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बाउंड्री लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है, ठीक। इन्हीं दोनों के बीच में क्या है? द 38th पैरेलल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है द मास एनर्जी, ठीक है। द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ विच? The first one is quantum theory, second one is a special theory of relativity, the third option is general theory of relativity and the fourth option is field theory of relativity। तो बताइए चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो मास एनर्जी रिलेशन का आउटकम है? उसने आपको बताया था इसका आंसर, इसका ऑप्शन ये होगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, E=mc²। समझ में आ रहा है? M फॉर मास समझ में आ रहा है, एंड C फॉर व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो आपको यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पे अगर न्यूमेरिकल भी आने होंगे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपको छोटे छोटे बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतना क्लियर करते हो, आप बिलीव करो, आप किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही से बार पढ़ लिए, आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। आप बस रेगुलर रहो और इस चीज़ को थोड़ा सा ना ध्यान से ऐसे बार पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर लोकेटेड इन। इंडिया का न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए हम आपको सिर्फ ये 20 क्वेश्चन ही नहीं बता रहे, 20 क्वेश्चन में जितने ऑप्शन हैं उस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको हम वो सब चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, और पूरा एक्यूरेट बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही कम से कम समझिए कि आप 50 से ऊपर क्वेश्चन सीख रहे हैं, ठीक है। तो उस अनुसार से देखना है और थोड़ा सा सीखना भी है ना, और थोड़ा सही से देखें। ऑप्शन है आपके पास कि इंडिया, देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर कहाँ लोकेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज रावत भाटा, द सेकंड वन इज कैगा, द थर्ड वन इज तारापुर एंड द फोर्थ वन इज काकरापर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इंडिया इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर, बताइए। आपको मैं बताया था, पहले आपको ये बता दूं कि रावत भाटा न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पर है ना, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कैगा कहाँ पड़ता है? K फॉर कर्नाटक एंड K फॉर कैगा। आई थिंक आपको है ना ये याद रहेगा। तारापुर आपका कहाँ पड़ता है बताइए? तारापुर आपका कहाँ पड़ता है? अभी ध्यान से सुनिए, अभी कहाँ पे एक लिंचिंग का आपने केस सुना होगा, पालघर लिंचिंग केस है ना, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो पालघर के पास है, ठीक है। ये तारापुर आपका न्यूक्लियर सेंटर। एंड द लास्ट ऑप्शन है काकरापर। काकरापर कहाँ है? गुजरात, है ना, नाम से लग रहा है काकरा, है ना। तो बेसिकली इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर क्या है लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तारापुर, ठीक है। महाराष्ट्र में पहला न्यूक्लियर पावर सेंटर सेटअप किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन जेनेवा, ब्रुसेल्स, लुसाने बोलेंगे आई थिंक, द लास्ट वन इज पेरिस। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में है, ठीक है, जो कहाँ आपका पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? लुसाने में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एंड मैं ये भी आशा रखता हूँ कि अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, है ना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं, आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।